कुमुद देवी अकेले ही घर में रहा करती थी। यूं तो उसके 5 बेटे थे, मगर पांचों जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। ऐसे ही एक दिन मेनका के घर उसकी सहेली बबीता लड्डू लेकर आती है और उसे लड्डू देते हुए कहती है, अरे बहन कुमुद, कहाँ हो तुम? अरे मेरे बेटे का रिश्ता फिक्स हो गया है, इसीलिए तुम्हें ये लड्डू देने आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे घर में अब बहू आने वाली है। अब तो घर का सारा कामकाज तुम्हारी बहू ही करेगी। अरे मेरा तो एक ही बेटा है, बहू भी एक ही आएगी, इसीलिए थोड़ा बहुत तो मदद करना ही पड़ेगा मुझे। तुम्हारे तो 5-5 बेटे हैं, तुम्हारी तो 5-5 बहुएं आएंगी। ठाट बाट तो तुम्हारे हैं कुमुद बहन। और मैं तो कहती हूँ कि अब तुम भी शादी कर ही डालो अपनी बच्चों की। एक एक करके करोगी तभी तो ये बोझ हल्का होगा। अब एक साथ 5-5 शादी करना आसान नहीं होता, ऊपर से इतनी महंगाई भी है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बबीता बहन। अब तुम्हें तो पता है ना कि मेरे बेटे काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते हैं। इस बार 5 में से कोई भी आ गया ना तो उनकी शादी करके ही रहूंगी। बच्चों का क्या है, उनकी उम्र ना 27-28 तक भी हो जाती है ना, तब भी उनको यही लगता है कि शादी की उम्र नहीं हुई है। और एक हमारा समय था, जब हम 15 साल की उम्र में थे, तब हमारे माँ बाप हमें शादी के बंधन में बांध दिए। हमने तो कुछ कहा ही नहीं अपने माँ बाप से, बेचारे चुपचाप मंडप में बैठ जाते थे और शादी कर ली। और आजकल के बच्चे तो इतना ज्यादा सवाल जवाब करते हैं कि पूछो ही मत। हाँ बहन, ये तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। जैसे जैसे ये जमाना मॉडर्न हो रहा है, वैसे वैसे ये बच्चों की सोच न जाने कहाँ घास चढ़ने जा रही है। खैर मैं तो कहती हूँ जिसमें बच्चों की खुशी हो उसी में खुशी माँ बाप को भी खुश हो जाना चाहिए। हमारा क्या है, बूढ़ी हड्डियां हैं, आज नहीं तो कल तो जवाब दे ही देंगी। जिसे जिंदगी गुजारनी है वो देखेंगी उसे किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं। थोड़ी देर बाद कुमुद के बड़े बेटे विवेक का फोन आता है और वो अपनी माँ से कहता है, हेलो माँ, आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि एक हफ्ते बाद मैं और अनेक घर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा। कुछ दिन बाद कुमुद के 2 बेटे विवेक और अनेक दोनों घर वापस आ जाते हैं। विवेक और अनेक के साथ उनकी पत्नियां भी थी जो कि बहुत काली थी। विवेक की पत्नी का नाम आस्था और अनेक की पत्नी का नाम अनुराधा था। ये सब देखकर कुमुद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटों पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये सब क्या है विवेक, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर शादी कर ली, वो भी इन काली कलूटी लड़कियों से। माँ अब इस तरह से अपनी बहू का स्वागत करोगी क्या? देखो हम दोनों भाई ना अपनी अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं और आजकल के समय में दहेज, रंग रूप ये सारी चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो आप किसके साथ कंफर्ट फील करते हो, किसको प्यार करते हो। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली और इसे अपने घर ले आया। बहुत अच्छी बात है। खैर आजकल के बच्चों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं हम माँ बाप। इस तरह से कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। कुमुद आसपास और सभी रिश्तेदारों में अपनी दोनों काली बहुओं का जिक्र तक नहीं करती थी। अब वो चाहती थी कि उसके 3 और जो बेटे हैं उनकी शादी वो अपनी मर्जी से करवाए। इसलिए समय रहते कुमुद अपने तीनों बेटे अर्जुन, विराट, साहिल इनको घर बुला लेती है और तीनों के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है। वो खुद की तरह गोरी बहू लाना चाहती थी। ऐसे ही तीनों के लिए एक ही घर की 3 बहनों का रिश्ता आता है। ऋचा, प्रिया, पलक तीनों बहुत पढ़ी लिखी और गोरी चिट्टी थी। ये देख कुमुद को सब कुछ पसंद आ जाता है और कुछ ही महीने बाद तीनों बेटे की शादी उन तीनों बहनों से बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। जब तीनों ससुराल में आती हैं तो तीनों को खूब सारा नेक मिलता है। वो तीनों अपने कमरे में बैठकर सारे गिफ्ट और शगुन के लिफाफे खोलती हैं और कहती हैं, हे भगवान, ये देखो मुझे क्या मिला, ये टेडी बियर। कैसे ससुराल वाले हमारी शर्म नहीं आई बहू को ऐसा गिफ्ट देते हुए। अब ससुराल में टेडी बियर से खेलूंगी क्या? गिफ्ट देने की औकात नहीं थी तो शादी ब्याह में रिश्तेदार बनकर आते ही क्यों है लोग? ससुराल से अच्छा तो हमें मायके वालों की तरफ से गिफ्ट मिला है। वही तो, ये भी कोई नेक होता है क्या? कितने चिंदी चोर रिश्तेदार हैं यहाँ के। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो हमारी शादी हो चुकी है। लेकिन एक चीज है ऋचा, लिफाफे के ऊपर जितने भी नाम लिखे हैं ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना और ध्यान कर लेना कि किसने दिए थे। अब जैसा जो करेगा उसके साथ तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा ना। कुमुद की दोनों काली बहुएं आस्था और अनुराधा दोनों बाहर से सारा नजारा देख रही थी। उन दोनों को मन में बहुत दुख होता है और दोनों रसोई घर में आकर खाना बनाती हैं और आपस में बातें करते हुए कहती है, देखा अनुराधा, एक तरफ हम हैं जिन्हें ना कोई शगुन मिला और ना ही किसी ने आशीर्वाद दिया। यहाँ तक कि अभी तक हमें किसी ने इस घर की बहू भी स्वीकार नहीं किया।
और एक ये लोग हैं जिन्हें आशीर्वाद भी मिला और इस घर की बहू भी स्वीकार कर लिया गया, तब भी इनको कदर नहीं है। फिर भी कोई ना कोई कमी इन्हें लगी ही रहती है। दीदी कहते हैं ना, जब इंसान को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है तो वो उसकी कदर नहीं करता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज की बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आस लगा कर रखते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज नहीं मिलती। कुमुद अनुराधा और आस्था इन दोनों की बातों को सुन लेती है और कुमुद का मन ही मन बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। ऐसे कुछ दिन बाद कुमुद अनुराधा और आस्था की मुंह दिखाई करवाती है, जहां खूब सारे रिश्तेदारों को उनकी मुंह दिखाई में बुलावा देती है। सभी रिश्तेदार अनुराधा और आस्था की मुंह दिखाई करवाने के लिए आते हैं। तभी कुमुद अनुराधा और आस्था को सभी रिश्तेदारों के सामने अपना पुश्तैनी हार नेक में देते हुए कहती है, ये मेरा पुश्तैनी हार है जो कि मेरी सास ने मुझे दिया था, वो भी तब जब मैंने उनका दिल जीता था। और आज वो वक्त आ गया है कि मैं अपना पुश्तैनी हार अपनी बहू को दे रही हूँ, वो भी तब जब तुम दोनों ने मेरा दिल जीत लिया है। अभी वहाँ कुमुद की तीनों गोरी गोरी बहुएं ऋचा प्रिया पलक आती हैं और अपनी सास से कहती हैं, क्या बात है ससुरा, आपने तो हमारे साथ भेदभाव किया है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं, आपने हमें ऐसे ही हार दे दिया और अपनी इन दोनों काली बहुओं को पुश्तैनी हार दे रही हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बहू क्योंकि ये दोनों भले ही रंग से काली हैं, लेकिन मन से ये बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। भगवान ने तुम्हें भले ही सुंदर बनाकर भेजा हो, लेकिन मन से तुम बहुत ही ज्यादा काली हो। और मैंने ना सब कुछ सुन लिया था कि तुम तीनों बहनें मिलकर किस तरह से लोगों द्वारा भेजे गए उपहार का मजाक बना रहे थे। और तुम्हें इतना नहीं पता कि अगर कोई तुम्हें उपहार दे रहा है तो इसका मतलब कि वो उपहार बहुत ही ज्यादा कीमती है। किसी ने उस उपहार को देने के लिए अपना बहुत सारा समय लगाया है, अपना पैसा लगाया है, अपना प्यार दिया है उसमें, और तुम उसकी बेइज्जती कर रही हो। इस तरह से तीनों बहनों को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी सास से माफी मांगती हैं, जिसके बाद कुमुद अपनी पांचों बहुओं के साथ हंसी खुशी मिलकर अपने जीवन में आगे बढ़ती है। सुमन की दो बहू थी, नैना और कविता। सुमन की दोनों ही बहू थोड़ी पागल थी, जो हर समय बिना वजह के आपस में लड़ती और घर के सामानों को तोड़ फोड़ किया करती। तू मुझे अपना गुस्सा दिखा रही है, जानती नहीं कि तू मेरे अंदर तुझसे ज्यादा गुस्सा है। तुझे जो सोचना है सोच ले, वैसे भी मैं तेरी गिरी हुई सोच से परेशान हो चुकी हूँ। इतना बोलकर कविता जाते हुए कांच का गिलास तोड़ देती है, जो कि नैना के मायके से आया था। मेरी माँ का दिया हुआ कांच का गिलास तोड़ दिया, इसकी इतनी हिम्मत, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। इतना बोलकर नैना अब कविता के कमरे में जाती है और उसके कमरे में रखी सारी चीजें तोड़ने लगती है। ये देखकर कविता को भी बहुत गुस्सा आता है और नैना को एक थप्पड़ लगा देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे कमरे में आकर मेरे सामान का नुकसान कर रही है, अपनी जेठानी पर हाथ उठाती है। भूल मत, मैं तुझसे बड़ी हूँ और नुकसान मैंने तेरा नहीं, तूने मेरा किया है। जानती भी है तूने कांच का गिलास तोड़ा है मेरा, वो भी मेरे माँ बाप अमेरिका से लेकर आए थे। बड़ी है तो क्या तेरी आरती उतारू, पागल कहीं की। तेरे माँ बाप को अमेरिका से गिलास नहीं, तेरे लिए डॉक्टर लाना चाहिए था जो तेरे दिमाग का इलाज कर सके। पागल मैं नहीं, पागल तू है। पता नहीं मुझे तुझसे कब छुटकारा मिलेगा, कब इस घर का बंटवारा होगा। इतना बोलकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर सुमन परेशान हो जाती है और अपने पड़ोसन के घर में जाकर बैठ जाती है। सुमन बहन रो मत, सच में तुम्हारी किस्मत तो बहुत खराब है जो तुम्हारे घर में दो दो पागल बहुएं आ गईं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी पागल बहुओं से पीछा कैसे छुड़ाऊं। मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, किसके सहारे रहूंगी। अब मेरी उम्र हो गई है, कौन मेरी सेवा करेगा। बहन मैं तुम्हारी समस्या समझ सकती हूँ, पर मेरी मानो तो तुम अपनी दोनों पागल बहुओं को ना पागल खाने भेज दो, या फिर इन दोनों को अलग कर दो। तुम्हारे पास दो अलग अलग शहर में घर है, वो दोनों घर इन दोनों के नाम कर दो ताकि ये दोनों एक दूसरे से दूर रहें। पर मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगी मैं? क्या मैंने अपने दो बेटे इसलिए जन्मे थे? सुमन बहन तुम अपनी पागल बहुओं के हाथों मरो, उससे तो अच्छा है ना कि तुम अकेले अपनी जिंदगी जी लो। तुम शायद सही कह रही हो, अब मुझे कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। इतना बोलकर सुमन अपने घर जाती है, जहाँ उसकी दोनों बहुएं दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। क्यों माँ जी, कहाँ गई थी? अपना घर आपको अच्छा नहीं लगता क्या, जो हर समय पड़ोसी के घर बैठी रहती हो?
आप हमारी चुगली करना बंद नहीं करोगे ना? भूलो मत, हम दोनों चाहे जैसे भी हैं, हम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। बस यही वजह है कि हम दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। अपनी बहू का पागलपन देखकर बेचारी सुमन कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन की दोनों बहुओं में सुमन को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती है। इस बुढ़िया के लिए मैं चाहे कुछ भी कर दूं, पर ये बुढ़िया मेरी सगी नहीं होने वाली, इसलिए अब मैं अपने पति के साथ कहीं और रहना चाहती हूँ। मैं इस बुढ़िया की जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। अरे तू नहीं लेगी इस बुढ़िया की जिम्मेदारी तो क्या मैं लूं इस बुढ़िया की जिम्मेदारी? और मेरे पति ले, और मेरे लिए किया है इसने? मेरे पति से ज्यादा इसने तेरे पति को पढ़ाया, शादी में भी तुम्हारी शादी में ज्यादा खर्चा किया, तो फिर मैं क्यों रखूं इसे? अपने बहुओं के इस पागलपन से सुमन बहुत परेशान हो जाती है और आखिरकार में वो एक फैसला लेती है। बस करो तुम दोनों की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ, पागल हो रही हूँ। मुझे ना अकेला छोड़ दो, तुम दोनों दूसरे शहर चले जाओ, वहां पर मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगी रहने के लिए। बस मुझे अकेला छोड़ दो, अपना ख्याल रख लूंगी खुद मैं। भगवान का भला है, जान छूटे इस बुढ़िया से। इस तरह से सुमन की दोनों बहुएं उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और सुमन के दोनों बहुओं को पता चल जाता है कि सुमन की तबीयत खराब हो चुकी है। अनूप जी, मुझे पता चला है आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बस कुछ दिनों की मेहमान है, इसीलिए अब हमें उनके पास जाना चाहिए और माँ को कहना चाहिए कि बंटवारा कर दें। माँ को हम अपने हिस्से में रख लेंगे और माँ जिसके हिस्से में रहेंगी उसको ज्यादा प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर हमें भैया भाभी से पहले जानना होगा। अगर उन्हें हमसे पहले खबर मिल गई और वो हमसे पहले पहुंच गए तो जानती हो ना उन दोनों की चालाकियों को। अब नैना और कविता सुमन के पास पहुंचती है और अच्छे होने का दिखावा करती है। माँ जी, आपसे दूर होने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब हमें समझ आ चुका है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, इसीलिए अब से आप हमारे साथ रहेंगी, हम आपको लेने आए हैं। माँ जी तेरे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ रहेंगी, और वैसे भी माँ जी मुझे और अनूप को ज्यादा प्यार करती हैं, जानती हूँ, पर तुम दोनों ने किया ही क्या है माँ जी के लिए? हाँ, माँ जी के प्यार का ऐसा सिला दिया, उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। बस करो तुम दोनों, अच्छे से जानती हूँ कि क्यों तुम दोनों मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आई हो। माँ जी, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं, हम दोनों अब ठीक हो चुके हैं, अब हम पागलों जैसी हरकतें नहीं करेंगे, आप हमें माफ कर दीजिए। माफ तो मैं तुम दोनों को अपने मरने के बाद भी नहीं कर पाऊंगी। मरने से पहले मैं तुम दोनों को अपना फैसला सुनाना चाहती हूँ। मुझे तुम दोनों में से किसी का भी साथ नहीं चाहिए। जमीन जायदाद जिसका भी बंटवारा होना होगा, पर मैं अपना बंटवारा कभी नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर सुमन बेहोश हो जाती है। अब नैना और कविता जल्दी से डॉक्टर्स को बुलाती है। डॉक्टर सुमन का काफी इलाज करते हैं पर उसे बचा नहीं पाते। सुमन के गुजर जाने के बाद दोनों बहू बहुत खुश होती है। चलो इस मुसीबत से भी छुटकारा मिला। जो भी कहो, मरती बुढ़िया की नजरों में अच्छा बनने में बड़ा मजा आया। अब देखते हैं बुढ़िया ने क्या फैसला दिया था। इतना बोलकर दोनों देवरानी जेठानी वकील को फोन करती हैं। वकील के आने के बाद उन्हें पता चलता है कि सुमन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, घर, जेवर, रुपए, पैसे सब कुछ एक अनाथ आश्रम में दान कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मरती हुई इस बुढ़िया की इतनी सेवा की और बुढ़िया ने सब कुछ अनाथ आश्रम में दान कर दिया। सुमन बहन ने बिल्कुल सही किया। तुम दोनों बहुएं पागल हो जो मरती हुई सास का बंटवारा कर रही थी ताकि 2 दिन की सेवा करके उसका सब कुछ अपने नाम कर लो। पर सुमन बहन ने भी तुम्हारी चालाकियों को भांप लिया था। आप अपना मुंह बंद करो और अपने घर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर तुम्हारी बहू भी पागल हो जाए। हाँ? मेरी तो बहू ही नहीं है, अगर होती भी ना तो तुम जैसी ना होती। और मुझे आँख दिखाने से पहले अपने रहने का ठिकाना देख लो, ताकि सुमन बहन सब कुछ अनाथ आश्रम के नाम पर कर गई है, तो जिस घर में तुम दोनों रह रही हो ना, वो घर भी अब तुम्हारा नहीं है। हाँ? इतना बोलकर सुमन के पड़ोसन तो वहाँ से चली जाती है। पर ये खबर सुनने के बाद दोनों बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों रोड पर आ जाती है। इस तरह से सुमन अपनी पागल बहू से मरकर अपना पीछा छुड़वा लेती है। कोमल और राज के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर शायद सपना को अपनी बहू कोमल कुछ खास पसंद नहीं थी, और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि राज ने अपनी मर्जी से कोमल से शादी की थी। ऐसे ही एक दिन
आ गई कलमुही कहीं की बाहर से घूमकर। मेरे बेटे ने तुझे छूट क्या दे रखी है? तू तो खुद को शहजादी समझने लग गई है। अरे भूल गई क्या कि इस घर में तेरी एक सास भी रहती है? नहीं माँ जी, मुझे सब याद है और इसीलिए मैं आपकी दवाई लेने के लिए बाहर गए थे, न कि घूमने के लिए। आपको भले ही अपनी सेहत का ख्याल ना हो, पर मुझे आपकी और आपकी सेहत का बहुत ख्याल है। बहू, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तेरी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी। तू मुझे अपनी इन मीठी बातों से बिल्कुल भी नहीं फंसा सकती। सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ही फंस सकता है, मैं नहीं। इस तरह से सपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, पर कोमल भी हार नहीं मानती और सपना के जाने के बाद कोमल खुद से कहती है, माँ जी, आपको मुझसे जितनी नफरत करनी कर लीजिए, पर मेरा भी आपसे एक वादा है, मैं आपकी इस नफरत को प्यार में बदल कर रहूंगी। इस तरह से कोमल संकल्प ले लेती है कि वो एक न एक दिन अपने सास के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहेगी। और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, पर अब तक कोमल अपनी सास के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाती। माँ जी, आपका करेले का जूस आप भूल गई। आपको डॉक्टर ने सुबह शाम करेले का जूस पीने को कहा है। बहू, मुझे अच्छे से याद है कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, पर राज भूल गया है कि मैंने उससे क्या कहा। इतना बोलकर सपना वहाँ से गुस्से में चली जाती है, पर कोमल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सपना ने राज को ऐसा क्या कहा है जो राज ने अब तक पूरा नहीं किया और जिस बात के लिए सपना राज से नाराज है। अब रात को जैसे ही राज घर में आता है तो कोमल राज से इस बारे में बात करती है। राज, माँ जी ने आपको कोई काम दिया है क्या करने के लिए जो आपने अभी तक नहीं किया? ऐसी कौन सी बात है राज जी जो आपने अभी तक माँ की बात नहीं मानी? ये तुम क्या कह रही हो कोमल? मैं कुछ समझा नहीं। माँ ने तो आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। राज जी, माँ जी ने आज मुझे खुद कहा है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांगा और आपने अभी तक उन्हें वो लाकर नहीं दिया, इसीलिए माँ जी आपसे बहुत नाराज है। देखिए राज जी, माँ जी मुझे अपना नहीं मानती, इसीलिए वो मुझसे नाराज रहती है। मैं जानता हूँ कोमल, और मैं ये भी चाहता हूँ कि माँ तुम्हें जल्द से जल्द अपना ले। राज जी, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं एक दिन माँ जी का दिल जरूर जीत लूंगी। पर राज, माँ जी आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपका कर्तव्य बनता है उनकी बातों को मानने का। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस नए साल आप माँ जी को वो तोहफा दें जो वो मांग रही हैं। इसके साथ साथ मुझे भी वो तोहफा मिल जाएगा कि माँ जी खुश है। और वैसे भी जिस घर में खुशी नहीं होगी उस घर में मैं कैसे खुश रहूंगी। इतना बोलकर कोमल राज के गले लग जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते नया साल आ जाता है। शादी के बाद ये उसका पहला न्यू ईयर था, इसलिए कोमल राज को एक सरप्राइज देना चाहती थी। इसलिए वो पूरा घर डेकोरेट कर लेती है। शाम को जैसे ही घर की डोरबेल बजती है, कोमल भागकर घर का दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही जब वो राज को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह राज से कहती है, राज, आप शादी के जोड़े में और वो भी किसी और लड़की के साथ, आखिर ये लड़की कौन है और आप शादी के जोड़े में क्या कर रहे हैं? अरे ये तो सुमन है। राज बेटा, क्या सच में तूने सुमन से शादी कर ली? अब तेरी बचपन की दोस्त मेरे घर की बहू है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं माँ, आप कोई सपना नहीं देख रही हैं। मैं नए साल पर अपनी कोमल के लिए उसकी नई सौतन लेकर आया हूँ। कोमल, तुमने ही कहा था ना, माँ जो मुझसे मांग रही है मैं उन्हें दे दूं। देखो, मैं तुम्हारी सौतन ले आया। माँ यही चाहती थी कि मैं अपनी बचपन की दोस्त सुमन से शादी कर लूं। अब जैसे ही कोमल को पूरा सच पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ना चाहकर भी अपनी सौतन को घर में आने देती है। हालांकि ये सदमा कोमल बर्दाश्त नहीं कर पाती और पूरी तरह से टूट जाती है, पर उसने भी संकल्प ले रखा था कि वो अपनी सास का दिल जीत कर रहेगी। इसलिए वो अपने ही घर में अपनी सौतन को बर्दाश्त करती है। माँ जी, आप नहीं जानते कि आज मुझे इस घर में कितना अच्छा लग रहा है। आखिर आपने मेरी शादी राज से करवा ही दी। बस अब जल्दी से राज इस लड़की को घर से धक्के मारकर निकाल दे ताकि इस घर में हम आराम से तीनों रह सके। अरे सुमन बेटा, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। जैसे मेरी जिद करने पर मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली, ठीक उसी तरह से मेरी खुशियों के लिए वो इस कलमुही को एक दिन इस घर से उठा के बाहर फेंक देगा और उसे समझ में आ जाएगा कि उसके लिए सही लड़की तू है, ना कि ये कल की आई ये लड़की। माँ जी,
इस घर के लिए, राज के लिए और आपके लिए कौन सही कौन गलत ये तो वक्त ही बताएगा, क्यों, है ना सुमन? कोमल की बात सुनकर सुमन चिढ़ जाती है, जिसके बाद सपना और सुमन वहां से उठकर चले जाते हैं। बेचारी कोमल जब से सुमन के घर में आई है तब से वे दोनों उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और ये सब कुछ राज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ऐसे ही एक दिन सुमन, कोमल तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो हर समय वो तुम्हारा काम करती रहे। मैंने तुमसे सिर्फ माँ की जिद और कोमल के कहने पर शादी की है, क्योंकि कोमल ने मुझसे कहा था कि नए साल पर मैं माँ को तोहफा दूं, उनकी जिंदगी पूरी करके। पर बेचारी कोमल ये नहीं जानती थी कि मेरी माँ की जिद क्या है। इसलिए आप दोनों अपनी हद में रहना। अगर मैं अपनी कोमल के लिए नए साल पर उसकी नई सौतन ला सकता हूँ तो सोच लीजिए आने वाले समय में मैं अपनी कोमल के लिए आप दोनों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। राज, तू हमें इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए धमकी दे रहा है? माँ खबरदार, अगर आपने मेरी कोमल के बारे में इस तरह की गिरी हुई बातें की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। इस तरह से राज और सपना के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा छिड़ जाती है कि सपना अपने बेटे की बातों से बहुत आघात होती है और वो रोती हुई वहाँ से जाने लगती है। पर अचानक से सपना को चक्कर आते हैं और वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सपना को काफी चोट भी लगती है और डॉक्टर सपना को बेड रेस्ट के लिए कह देते हैं। साथ ही कोमल और सुमन से कहते हैं कि वो उसका पूरा ख्याल रखे। माँ जी देखिए, ये सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। आज उसकी वजह से आप बिस्तर पर हैं। आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। पर कोई बात नहीं, मैं आपका ख्याल रखूंगी। सुमन सपना की नजरों में अच्छी बनने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, पर वो 2 दिन भी सपना का ख्याल नहीं रख पाती और उसकी सेवा ना करने का बहाना ढूंढती है और अपने मायके चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर कोमल बिना अपना ख्याल रखे अपनी सास की दिन रात सेवा करती और जब सपना ठीक होती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कोमल से कहती है, बहू, तूने बिल्कुल सही कहा था। वक्त ने मुझे बता दिया कि मेरे राज के लिए और इस घर के लिए सही कौन है। राज बेटा ने मेरी जिद करने पे सुमन से शादी तो कर ली थी, लेकिन अब मैं खुद कहती हूँ कि राज तो इस लड़की को छोड़ दे और मुझे मेरी कोमल बहू बहुत पसंद है। यही मेरे घर की बहू रहेगी हमेशा के लिए। अब क्या था, सपना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए राज सुमन को तलाक दे देता है और एक बार फिर से राज अपनी माँ और बीवी के साथ अपने छोटे से घर में खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।